नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मसूरी बारलोगंज स्थित सनातन धर्म सभा में सामुदायिक हॉल के सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूजा अर्चना के साथ किया। विधायक निधि से लगभग 11 लाख रुपए की लागत से शुरू हुए इस कार्य को पूरा होने पर क्षेत्रवासियों ने उत्साह दिखाया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की अवधारणा को दोहराते हुए कहा कि जनता ही सरकार को चुनने का काम करती है और इसीलिए सरकार जनता के द्वार के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। वहीं मंत्री ने कार्यक्रम पर तीखा हमला बोला और साथ ही साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में होती तो सत्ता के नशे में चूर हो जाती और जब विपक्ष में होती है तो फिजूल की बयानबाजी कर सोशल मीडिया पर चर्चाएं बटोरने का काम करती है। हमारे जो मंदिर होते हैं, हमारी आस्था के केंद्र होते हैं, श्रद्धा के केंद्र होते हैं। सनातन धर्म मंदिर पिछले पिछले कई वर्षों से मेरा नाता जुड़ाव है। पूर्व में भी यहाँ की मंदिर समिति की मांग पर एक हॉल हमने बनवाया था। पूजा पाठ के अलावा सामाजिक कार्य, विवाह शादी में भी ये लोग का इस्तेमाल करते हैं। और आज एक और हॉल 15 लाख की लागत का लोकार्पण यहाँ पर किया है और हमने आश्वस्त किया है कि आगे भी इस क्षेत्र के विकास के, इस मंदिर के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम पूरी करेंगे। क्योंकि ये जो विधायक निधि होती है या जितने भी सरकारी फंड होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, उनका उपयोग जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मेरी तो विधायक निधि एडवांस में यूजा काम से लोग कर देते हैं, सबसे पहले समाप्त होती है। और विधायक निधि से मैंने सबसे अधिक काम मंदिरों में किए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं प्रभु के आशीर्वाद से। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर आरोपों की राजनीति जारी है, तो वहीं बीजेपी इस बिल को लेकर विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है, जिस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सामान्य महिला आगे बढ़े। वहीं नारी शक्ति बंधन समेत उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर भी हॉर्नबिल टीवी ने मंत्री रेखा आर्य से खास बातचीत की। सुनते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जिस तरह से महिलाओं के लिए एक बिल लेकर के आया गया, नहीं पास होने दिया, किस तरह से रोष जो है वो महिलाओं में है? आप भी एक महिला हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि देश की आधी आबादी महिला आरक्षण बिल के गिर जाने से और विपक्ष की भूमिका के रूप में, मुख्य भूमिका के रूप में कांग्रेस को बिल के विरोध में मतदान करने, इंडी गठबंधन के सभी अलायंस पार्टियों के विरोध में मतदान करने पर आधी आबादी सख्त नाराज़ है। वो इस कृत्य को कभी माफ़ नहीं करेगी और ये जो माफ़ नहीं करेगी उसका मैसेज जो है वो विभिन्न प्रकार के, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे वो मशाल यात्रा के माध्यम से हो, जो 28 तारीख को पूरी, मैं कह सकती हूँ उत्तराखंड की आधी आबादी ये कोशिश मशाल यात्रा में प्रतिभाग करने जा रही है, जिसमें पढ़ी लिखी महिलाएं से, ग्रामीण महिलाओं से लेकर रोजगार परक महिलाओं से लेकर हमारी सभी स्वरोजगार वाली महिलाएं उसमें प्रतिभाग करने वाली है, जो ये कहने के लिए तत्परता के साथ में मैसेज देना चाहती है कि जिन्होंने महिला आरक्षण बिल गिराने का काम किया है, हम उनको आईना दिखाने का काम जो है भविष्य में करेंगे। हम इस कृत्य से कितने नाराज़ हैं, कितने आक्रोशित हैं, ये हमको पूरी उस यात्रा में देखने को मिलेगा। यात्रा मैं नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे। शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक में ये यात्रा रहेगी और मैं समझती हूँ इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश पूरे देशव्यापी जाएगा कि महिलाएं निश्चित रूप से कांग्रेस के एक कृत्य का जवाब समय आने पर ज़रूर देगी। लेकिन इस विशेष सत्र का आयोजन भी अब किया जा रहा है, कितना फ़ायदा मानते हैं कि इससे हो सकता है? देखिए, इस विशेष सत्र का फ़ायदा मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। जो हम अब तक निर्णय में भी देखते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 30% का आरक्षण उत्तराखंड के महिलाओं को दिया और देश की महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल को जो है वो टेबल किया। लेकिन जब बिल को लागू करने के लिए मतदान की बात आई तो लागू करने के वक्त में जो है विपक्षी जो है उसके विरोध में मतदान करते हैं। ये पूरे देश ने देखा। आधी
आधी आबादी ने देखा। तो मुझे लगता है कि हमारी भावना तो स्पष्ट है। इस विशेष सत्र में यही चीज़ हमको देखने को मिलेगी। आखिरकार कांग्रेस दिखावे के लिए समर्थन में है और जब लागू करने की बात आती है तो पलट जाती है। तो ये जो पर्दाफाश है, ये जो आईना दिखना है, वो मुझे लगता है कि इस विशेष सत्र में हमको स्पष्ट होगा कि कौन महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी से काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक स्वास्थ्यवर्धक चर्चा जो है हमको देखने को मिलेगी और इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं समझती हूँ कि महिलाएं जान पाएंगे कि आपको कौन से सही जनप्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए, कौन से जनप्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए जो आपको 33% का आरक्षण देने में सक्षम है। अंतिम सवाल मैम मेरा ये है, निरीक्षण आपने किया चारधाम व्यवस्थाओं का जायजा भी जिस तरह से आप लगातार ले रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे चारधाम यात्रा में खासकर गैस आपूर्ति को लेकर? देखिए, चारधाम यात्रा में खासकर खाद्य विभाग की एक विशेषता जिम्मेदारी के रूप में जो मैं कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से एक विश्वव्यापी समस्या के कारण जो है गैस की किल्लतों का एक विषय बना था और शुरुआत में काफ़ी कुछ जो है वो हौच पौच में कई प्रकरण भी हम सबको देखने को मिले, लेकिन सरकार ने तत्समय से लेकर अभी तक में पूरी मॉनिटरिंग करते हुए सुव्यवस्थित रूप से जो है, चाहे वो घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति हो, चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति हो, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है उसके अनुसार सभी को प्रोवाइड करने का काम किया। विशेषतः अभी मैं कहूँगी कि ये अपनी चारधाम यात्रा जो कि अब प्रारंभ हो चुकी है, चारधाम यात्रा में भी हमारे कमर्शियल सिलेंडरों की दिक्कत न होने पाए, इसको लेकर भारत सरकार ने भी काफ़ी मदद करी है। और अभी तक आप हम सब लोग देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा केवल उत्तराखंड की नहीं है, अभी तो पूरे देश की यात्रा है, तो यात्रियों को भी कोई समस्या न हो। तो फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर जो है वो पर्याप्त तरीके से पहुँचाए जा रहे हैं। कहीं पर यदि चुनौती भी है वो मॉनिटरिंग में है और निश्चित रूप से उसको भी दूर किया जा रहा है। धन्यवाद मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। रेखा आर्या जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की खामियों को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कई सवाल हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इन सवालों का पलटवार किया। हनी पाठक ने कहा कि एक्सप्रेसवे अपने आप में मिसाल है और इससे वन्य जीवों की प्राइवेसी बनी रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में प्रदेश को ये बड़ी सौगात मिली है। देखिए, देहरादून टू दिल्ली का ये जो एक्सप्रेस वे बना है, ये अपने आप में एक मिसाल बनकर सामने आया और इससे वन्य जीवों पर भी जो उनकी अपनी प्राइवेसी है वो पूरी तरह से बनी हुई है। उन पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ना उनको किसी भी शोर से परेशानी हो रही है। लेकिन जहाँ तक बात है कि एक्सीडेंट होने की, तो इससे तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि अगर हमें इतनी बड़ी सौगात दी गई है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो अपनी स्पीड को बरकरार रखें। कम करके ही हमें भी किसी भी हाईवे पे हमें कम स्पीड में ही चलना चाहिए। वैसे भी वहां पर स्पीड लिमिट लिखी गई है, उसके बावजूद अगर किसी भी तरीके की इस प्रकार की घटना आती है तो उस पर लगातार कार्यवाही होगी और निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और बैरिकेडिंग की जहां तक रही बात, तो पूरे 2.5 घंटे के सफर में आप देख सकते हैं कि वहां पर जगह जगह पर हर जगह बैरिकेडिंग लगी गई है, सेफ्टी लाइट्स लगी गई है, सेफ्टी नंबर्स वहां पर लिखे गए हैं। सभी सुविधाओं से लैस है ये हमारा एलिवेटेड रोड का एक्सप्रेस वे। बाहरी राज्यों से लाए जा रहे बच्चों को लेकर उठे विवाद पर मुफ्ती शमून कासमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले राज्य के बच्चों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और अगर बाहर से बच्चे लाए जा रहे हैं तो उनके दस्तावेजों का सत्यापन और अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। मधुकर ढकाते जी ने एक लेटर भी समस्त जिलाधिकारियों को लिखा है और हमने भी समस्त जिलाधिकारियों से आग्रह किया है कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होना चाहिए उत्तराखंड राज्य के अंदर कि बच्चे एक तो अभिभावकों की मर्जी के मुताबिक आने चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये अहम बात ये है, जो डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, डेमोग्राफी क्या चीज है? आप अनऑथराइज्ड तौर से क्यों आप ऐसा 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 कृत्य कर रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि लोग जो ऐसा करते हैं वो अपने मूल जो उनका कर्तव्य है उसकी अवहेलना करते हैं। ऋषिकेश के शीशम झाड़ी स्थित एक आश्रम में चर्चित विचारक और लेखक आचार्य प्रशांत का बौद्धिक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। आचार्य प्रशांत के बौद्धिक स्तरों पे जीवन, अध्यात्म, करियर, रिश्ते, समाज और दर्शन से जुड़े कई विषयों पर गहन चर्चा हुई। युवा वर्ग आचार्य से सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। शिविर में प्रतिभागी शास्त्रों, गीतों और उपनिषदों के मूल सिद्धांतों, संदेशों का आधुनिक संदर्भों में यहाँ पर ज्ञान दिया गया।
और साथ ही साथ आयोजकों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य युवाओं में स्पष्टता, बौद्ध और विवेक जगाना था। देखिए, अहंकार का पेट बहुत बड़ा होता है, वो सब कुछ खा जाना चाहता है। तो जो साधारण चीज़ें दुनिया की होती हैं, शरीर, पैसा, इज्जत, घर, गाड़ी, वो उनका तो उपभोग करता ही है। वो इतना दुस्साहसी हो जाता है कि वो तीर्थों को, धर्म को, जो उच्चतम है उसको, यहाँ तक कि सत्य को भी खा जाना चाहता है। तो इसमें हमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हम पाएँ कि पर्यटन के नाम पर या तीर्थाटन के नाम पर अहंकार बस किसी तरह अपने आप को तृप्त करने की कोशिश कर रहा है। वो तृप्ति उसको मिलेगी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि पर्वत सारे बंजर हो जाएंगे, नदियाँ हमारी सूख जाएंगी और वो जितना विनाश कर सकता है कर लेगा। लाभ इसमें किसी को कुछ नहीं होगा। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। 17 तारीख से शुरू हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में अब तक 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जो यात्रा के लिए बेहद उत्साह भरी बात है। प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को सुचारू कर और सरल बनाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। डीएम मयूर दीक्षित खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दे रहे हैं कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। चारधाम यात्रा को लेकर चूँकि सभी चारों हमारे कपाट मंदिरों के खुल चुके हैं और यात्रा पूरे अपने रूप में आ चुकी है, उसको लेकर सभी यात्रियों में, श्रद्धालुओं में, साथ ही हमारे स्थानीय व्यापारी वर्ग सभी में बहुत उत्साह है। अभी तक जब से हमने ऋषिकुल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था 17 तारीख से लेकर आज तक करीबन 25,000 से अधिक लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इसके साथ ही चूँकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है, लोग खुद से भी रजिस्टर कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त आगे ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और इस सभी यात्रियों की यात्रा सुगम रहे, इसके लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स को जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी लगातार सभी जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यतः हमारी सड़कों पर ट्रैफिक न लगे और लोगों को पीने का पानी, टॉयलेट और सही जानकारी समय पर मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही उस पर हमारा विशेष फोकस है। देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चेकिंग के दौरान संदिग्ध स्कूटी सवार बदमाशों ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने जब पीछा किया तो एक आरोपी ने जान से मारने तक की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरोवर नगरी नैनीताल में CRST इंटर कॉलेज में सभागार में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने आत्मबोध से विश्वबोध विषय पर सेमिनार आयोजित किया, जिसमें अपनी सुरीली आवाज से स्कूली बच्चों ने और जनसमूह ने हारमोनियम और तबले के साथ वंदे मातरम का गायन किया, जिसे काफी सराहा गया। मुख्य अतिथि राजेश ने कहा कि देश का आजाद करने के पीछे जो मकसद रहा है वो वंदे मातरम का योगदान उसमें अद्वितीय है और आज जो देशभक्ति है वो बेहद अहम गीत के साथ प्रस्तुत की गई। आज इस आजादी के ध्वज को आगे ले जाने का काम, और साथ ही हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज जगदीश पंथी सलाम मातरम वंदे
आगामी 28 अप्रैल को प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु कन्नूरी भूषण ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और इसके लिए एडीजीपी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, पूरा सिस्टम व्यवस्थित तरीके से काम करे। कोई भी सत्र आहूत जब होता है उससे पहले हमारी कुछ कार्रवाई होती है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक जो होती है वो सुरक्षा को लेकर रहती है। उसमें सुरक्षा के अलावा किस तरह से हमारा सत्र जो है वो अच्छे से चले, ठीक ठाक उसमें चीज़ें हो पाए, उसकी चिंता होती है। और आज हमारे चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और अन्य ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे थे, उनको आदेशित किया है कि इस विशेष सत्र में हमारा ये सत्र जो एक दिन का सत्र है ये ठीक ठाक चलना चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए। वर्किंग डे है, स्कूल्स हैं, किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाक चौबंदी रहनी चाहिए, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल में हुई पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की नीतियों पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश में बढ़ती आग, बाघों की बढ़ती दहशत और जाम की समस्या पर सवाल उठाए। साथ ही महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी इन्हें सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के सामने पेश कर रही है, जबकि असल में यह मुद्दा जानबूझकर परिसमन के जाल में उलझा दिया गया है। हरीश रावत ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार चाहे तो वर्तमान 543 सीटों में से ही महिला आरक्षण लागू कर चुनाव करवा सकती है और उन्होंने आने वाले चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का समर्थन किया ताकि वो राजनीति में आगे बढ़ सकें। जो बात मैंने ये कही है इसको कम से कम 10 बार दोहरा चुका हूँ, मैं अपनी फेसबुक में भी लिख चुका हूँ और चीजों में भी दोहरा चुका हूँ। तो हम भी तो विपक्ष है और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, लेकिन हमारी एक दिक्कत है, हम जरा शाकाहारी विपक्ष है और मैं कांग्रेस के लोगों से अपील करता हूँ कि स्वभाव को जरा सा मांसाहारी भी बनाइए, क्योंकि आपके सामने जो विरोधी है वो बहुत ही चतुर नहीं कहूंगा बल्कि ढीठ और अब मक्कार कहने में मुझे जरा सा संकोच हो रहा है। ये इनके आतंक से पूरी उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत जिले के जंगलों में भी आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। आए दिन जंगलों में आग लग रही है। डीएफओ चंपावत आशुतोष सिंह ने बताया कि जंगलों की आग से निपटने के लिए वन विभाग पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जगह जगह सेंटर्स खोल दिए गए हैं जहां पर वन्य कर्मियों को तैनात किया गया है और सभी रेंज अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। हो गए, टॉर्च हो गए और डांगरी होती है, फायर एक्ट होता है, पाटल होता है, वो हम लोग को उच्च स्तर से भी इस बार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक वर्ल्ड बैंक पोषित योजना है, उसके माध्यम से भी उसमें उन्होंने काफ़ी उपकरण हमें जो है देहरादून से उपलब्ध कराए हैं, तो भी हम लोग उनको दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है फायर लाइन का देखिए ऐसा है कि फायर लाइन के उसमें जो पेड़ हैं उनके निस्तारण की स्वीकृति मिल चुकी है, तो उसमें हम लोगों ने 27 जो है अग्नि रेखाओं का हमने लॉट बना के वन निगम को दिया था पेड़ों को, और उसमें 3 में उन्होंने कार्य भी पूर्ण कर लिया है। तो हाँ, 3 में कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिया है और अभी थोड़ा जो कि फायर सीजन चल रहा है तो उन्होंने अभी काम थोड़ा होल्ड पे रखा है, क्योंकि अगर हम उसमें पेड़ों का निस्तारण करेंगे और फिर उसमें कहीं वनाग्नि की घटना होती है तो उनका वो चलने की आशंका रहती है। वनाग्नि जो है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लगातार इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। ये बढ़ती वनाग्नि की घटनाएं बहुत ही चिंता का विषय है। इससे हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है और दिन प्रतिदिन जो है हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, पेयजल की कमी है, खेती किसानी में इसका असर पड़ने लगा है। तो वनाग्नि जो है सारे जो मनुष्य मात्र के लिए, वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से जो है घातक है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।